नमस्कार वकील, आपका मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद एडवोकेट पूजा कीसरवानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कानून से जुड़े हर एक सवाल के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और आप धर्मेंद्र जी से और पूजा जी से अपने मन में जो सवाल है उसको पूछ सकते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि स्त्री धन क्या है और किसी शादीशुदा स्त्री को इसका लाभ कैसे मिल सकता है? देखिए, स्त्री धन दो शब्दों से मिलकर बना है जी पहला स्त्री और दूसरा धन। यानी वीमेन के जो भी एसेट्स हैं वो एसेट्स मूवेबल हों या इमूवेबल हों, दोनों में उसका अपना लीगल राइट होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। किसी भी विवाहित महिला को विवाह के समय या विवाह से पूर्व या विवाह के बाद जो भी गिफ्ट मिलते हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज मिलती हैं या उसके द्वारा वो अर्जित की हुई होती हैं, उसके स्वयं के धन से अर्जित की हुई होती हैं, वो सभी कुछ स्त्री धन के रूप में आते हैं। और स्त्री धन को कोई भी महिला जिसका विवाह हुआ है वो उसका एब्सोल्यूट राइट होता है उस पर टाइटल से संबंधित। पूर्व में जो कानून था उस कानून में, अगर हम मिताक्षरा कानून की बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो निश्चित रूप से पहले कुछ लिमिटेड राइट थे महिलाओं के प्रॉपर्टीज को लेकर के, उनके धन को लेकर के, उनके गिफ्ट को लेकर के। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, कोई भी विवाह महिला का हो रहा होता है, विवाह से पूर्व उसके माता पिता द्वारा, उसके जानने पहचानने वालों द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है वो गिफ्ट संजो के रखती है, यानी वो इसका स्त्री धन होता है। विवाह के समय उसको ससुराल से जो चीजें मिलती हैं वो सब स्त्री धन की परिधि में आते हैं। स्त्री धन और डावरी दोनों में डिफरेंस है, उसको भी मैं डिफाइन करना चाहूंगा आगे। जो स्त्री धन है वो स्त्री धन शादीशुदा महिला का धर्मेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी है, पिंकी है इंदौर से। सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ नमस्ते सर, मैं पिंकी बोल रही सर। मेरे पति ने मतलब दूसरी औरत रख ली हैगी और मुझे घर से निकाल दिया है और वो मुझे रखना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूँ सर? देखिए, आपके हस्बैंड ने अगर कोई दूसरी लेडीज के साथ में विवाह कर लिया है तो वो विवाह इलीगल है, यानी अवैधानिक है। आपके पत्नी रहते हुए कोई दूसरा विवाह आपके पति द्वारा नहीं किया जा सकता है। आप अगर ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने लीगल मैरिज कर लिया है यानी विवाह कर लिया है, तो आप उनके खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत 494 की एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत कंप्लेंट केस या थाने में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। और यदि आपको लगता है कि उन्होंने विवाह नहीं किया, ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे हैं, तब भी आप अपने राइट को स्टेब्लिश कर सकती है। आपके राइट को आपके हस्बैंड तब तक कर्टेल नहीं कर सकते हैं, यानी उसको तब तक वो रोक नहीं सकते हैं जब तक कि आपके उनके बीच के लीगल डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स ना हो, जब तक आपके सारे राइट को वो दे ना दें। आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकती हैं, आप उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग भी कर सकती हैं और आप उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकती हैं। आपको अगर वो हैरेस कर रहे हैं तो आप डीवी एक्ट में न्यायालय में उनके खिलाफ सेक्शन 12, 18, 19, 21 इन सेक्शन के अंतर्गत आप उनके खिलाफ परिवाद प्रस्तुत कर सकती हैं। और उस परिवाद को प्रस्तुत करने में जो कंटेंट्स हैं यानी तथ्य हैं, उनमें सारी बातें आप लिख के आइए कि आपके पति द्वारा आपको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उत्प्रेरित किस तरह किया जा रहा है, दूसरी महिला को रख के, आपके साथ अभद्र व्यवहार करके, या जो भी फैक्ट हों, जो भी तथ्य हों, उनको आप परिवाद में लिखते हुए न्यायालय के समक्ष दाखिल करिए। ऐसे हस्बैंड को निश्चित रूप से दंड न्यायालय के द्वारा मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप धर्मेंद्र जी से पूछ सकते हैं। हमारे साथ सुरेश जुड़ चुके हैं बरेली से। सवाल पूछ लीजिए। मैडम, मैं बरेली से बोल रहा हूँ जी। ऐसा है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे में पता लगा था। मैं बैंक एम्प्लॉय रहा हूँ, मैं बैंक एम्प्लॉय। तो उसमें क्या हुआ कि ये मैटर जो है कंप्लेनेंट का है। कंप्लेंट ने कंप्लेंट की थी कि हमारे अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हुई तो हमने उनसे कहा कि आप कंप्लेनेंट को बुलाइए, तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने कंप्लेनेंट को नहीं बुलाया। कहा कि आप इसको डिफेंस विटनेस मानिए
और हम नहीं बुलाए, कोई जरूरी नहीं है कि हम उनको बुलाएं। तो मैंने उनको 2-3 बार ड्यूरिंग इंक्वायरी में मैंने 2-3 बार उनसे रिक्वेस्ट की कि कंप्लेनेंट को बुलाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप कंप्लेनेंट के भी यूज कर रहे हैं बैठ के। अंत में क्या हुआ कि जब इंक्वायरी हुई तो उसमें एक कंप्लेनेंट तो नहीं आया, लेकिन एक दूसरा कंप्लेनेंट वो खुद तो आया नहीं, उसने अपना एफिडेविट पे अपना रिप्लाई भेजा, जो एक वाइटल डॉक्यूमेंट था जो केस के फेवर में था। लेकिन बैंक ने क्या किया कि उस कंप्लेनेंट के लेटर को कंसीडर नहीं किया। तो मेरे 2 सवाल हैं कि क्या डोमेस्टिक इंक्वायरी के अंदर में कंप्लेनेंट को हम बार बार बुलवा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट को बुलवा रहे हैं, तो उनका आना जरूरी है कि नहीं? और जो डॉक्यूमेंट जो भेजा है थ्रू, उसने अपने काउंसिल के थ्रू भेजा था कि मेरे अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा उसको? देखिए, आपके जो दोनों प्रश्न हैं वो बहुत ही रेलिवेंट हैं। कोई भी कंप्लेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ की जाती है तो कंप्लेंट के कंटेंट्स को प्रूफ करने का बर्डन कंप्लेनेंट पे होता है, यानी शिकायतकर्ता पर होता है। तो जो जांच करता है, आपके जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो जांच की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेनेंट के बारे में उनको मुतमईन होना, उनको कंफर्म होना बहुत जरूरी है। और कंप्लेनेंट के जो कंटेंट हैं उनकी पुष्टि के लिए कंप्लेनेंट को उन्हें बुलाना भी आवश्यक है। अगर अभी ये आपका जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, अगर ये जुडिशियल प्रोसेस होता तो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करने के आपको राइट मिलते, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसलिए उनका ये डिस्क्रिप्शन है कि वो अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन लें। लेकिन नेचुरल जस्टिस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको कंप्लेनेंट को बुलाना चाहिए और कंप्लेनेंट को बुला के उससे सारे कंप्लेंट की पुष्टि करानी चाहिए। यदि कंप्लेनेंट ने लिख के दे दिया है कि मेरे साथ मेरे अकाउंट में किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से उस डॉक्यूमेंट को उन इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ऑफिसर को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपके डिफेंस के लिए बहुत स्ट्रांग डॉक्यूमेंट है और इसी आधार पर आपके खिलाफ इंक्वायरी को समाप्त होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ प्रतापगढ़ से अवधेश जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था, मैं कुछ हमारे गांव में मेन सड़क से रास्ता नहीं है, ठीक है, तो मेन सड़क जो होती है वहां से गांव को अटैच नहीं करा गया है। तो 2005 में ग्राम प्रधान ने सड़क को बनवाया था, तो कुछ लोगों की भूमिधर जमीन पड़ रही थी, तो उसको उन लोगों ने मना कर दिया, रास्ता रोक दिया। तो अब पहले मैं सीएम ऑफिस गया, फिर उसके बाद जिला कलेक्टर के पास गया, एसडीएम के पास गया, फिर जन सुनवाई के माध्यम से उनको शिकायतें डाली, मगर सबकी लिखित यही आ रहा है कि जब तक जमीन के भूमिधर की सहमति नहीं बनेगी तब तक आपको रास्ता नहीं दिया जाएगा, वहाँ से कोई रास्ता नहीं निकले पाएगा। तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। देखिए, ग्राम सभा में ग्राम प्रधान और जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो ग्राम के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रस्ताव होता है उसके जिले के विकास अधिकारी को भेजते हैं, यानी सीडीओ को भेजते हैं। जो विकास अधिकारी के पास प्रपोजल जाते हैं उसके अकॉर्डिंग डीएम और सीडीओ और जो विकास के लिए कमेटी बनाई जाती है वो कमेटी डेवलपमेंट की योजनाओं को शासन को प्रेषित करते हैं और शासन से अप्रूवल के बाद वहां डेवलपमेंट होता है। गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधान और जो कमेटी है विकास की उसके अप्रूवल की बहुत आवश्यकता है। यदि मुख्य मार्ग से आपके गांव के बीच में कोई भी लिंक रोड नहीं है, यानी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे गांव के लोग सुगमता से जा सकें, तो ग्राम प्रधान को एक प्रपोजल बना के जिले के सीडीओ और डीएम को प्रेषित करना चाहिए और उस प्रपोजल को वहां से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी को टेंडर के माध्यम से रोड का निर्माण कराएगी या स्वयं करा सकती हैं। उस रोड के निर्माण में जो लैंड एक्वायर्ड होगी, यानी जो भूमिधर हैं उनकी जिस लैंड को एक्वायर्ड किया जाएगा उसका मुआवजा उनको प्रॉपर वे में दिया जाएगा और मुआवजा देने के बाद वो लैंड एक्वायर हो जाएगी। तो आपके मुख्य मार्ग से आपके गांव तक का रास्ता पूरी तरीके से बन सकता है। इसमें आपके लिए 2 फोरम हैं, आप सीडीओ के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र दीजिए, डीएम महोदय के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र दीजिए और ग्राम प्रधान से आप रिक्वेस्ट करिए कि वो एक प्रपोजल पास करके इन लोगों के माध्यम से वहां पर विकास कार्य कराएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ चंद्र मोहन जी जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से, सवाल पूछ लीजिए। हेलो, हाँ जी, सवाल
मेरी लड़की काशीपुर में आई हुई है जी और हमारे समाज में मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से परेशान करता है जी और उसने, मैंने ये भी सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने ये भी सुना है कि उसने कोई दूसरी लड़की कर रखी है ठीक और है मेरी लड़की को घर से बाहर रखा हुआ है। जी लिहाजा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखिए, आपकी बेटी की तरफ से आपके दामाद के खिलाफ न्यायालय में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। उसमें आप अपनी बेटी को जो लीगल राइट हैं वो दिलाने के लिए प्रेयर कर सकते हैं। और जहां तक आपका कथन ये है कि आपके दामाद ने किसी अन्य लड़की को अपने साथ में रखा हुआ है, यदि उसका कोई एविडेंस मिलता है तो उस एविडेंस को भी उस परिवाद में आप वर्णित कर सकते हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस में लड़की के लिए जो प्रताड़ित करने के कृत्य हैं उनके हस्बैंड के, उसमें उनको समन करके पनिशमेंट मिलेगा। साथ ही साथ यदि कोई स्पेसिफिक घटना हो रही हो, यानी कोई ऐसी घटना जो आपके नॉलेज में हो और लेटेस्ट में हुई हो, तो उसमें उनके खिलाफ आप प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में भी दर्ज करा सकते हैं। आपको अपनी लड़की के बचाव के लिए इन दोनों प्रोसेस के माध्यम से न्यायालय और पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ पंजाब से मुकेश जुड़ चुके हैं, सवाल पूछ लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार, सवाल पूछें। मेरा सवाल यह है, मेरी भाई की जो माँ थी उसकी डेथ हो गई, तो जो उसका घर था, तो जो उसका भाई है वो बेदखल किया हुआ है, मूर्ति है उसने कब्जा कर लिया, उसको वसीयत दिखा रही है जी। अब वो जो झूठी वसीयत पेश कर दी उसने, कोर्ट में हमने केस कर दिया। अब उसका हमारे पास कोई हल नहीं है, उसका क्या रीजन है सर? देखिए, जो वसीयत प्रस्तुत करते हुए वो अपना अधिकार बता रहे हैं आपके विपक्षी, निश्चित रूप से आपने न्यायालय में उस वसीयत को चैलेंज किया है। यदि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है और यदि रजिस्टर्ड है भी, तब भी उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। न्यायालय के समक्ष आपने वसीयत को चैलेंज कर दिया है। चैलेंज करने के साथ ही साथ अपने राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि 2005 में जो कानून में संशोधन हुआ, यानी अमेंडमेंट जो एक्ट में हुआ, उसमें लड़का और लड़की दोनों को बराबर के अधिकार उनके पेरेंट्स की संपत्ति में मिलने के लॉ बने। आपके वाइफ की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपके ब्रदर इन लॉ का है। तो आप निश्चित रूप से उस विल को चैलेंज करते हुए अपने राइट को डिक्लेयर कराने का रिलीफ जरूर सिविल कोर्ट में लिखिए। जो आपका केस है उसमें लिखिए कि हमारी पत्नी के पिता की ये संपत्ति है, इस संपत्ति में इतना हिस्सा मेरा है जिसका मालिक हमको घोषित किया जाए। जब आपका डिक्लेरेशन टाइटल का आपके फेवर में हो जाएगा तो आप उस जगह को क्लेम कर सकेंगे, अपने राइट को एस्टेब्लिश कर सकेंगे और उसका आप उपयोग कर सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और धर्मेंद्र जी से सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धर्मेंद्र जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वरूप हैं मुरादाबाद से, सवाल पूछ लीजिए। जी सर, मैं मुरादाबाद से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जो हमारी पत्नी है उसने 13A का मुकदमा डाला है तलाक का, और उसने दूसरी शादी भी कर ली है, तो हम उसमें अगर एहतियात ना हो तो इस तरफा तलाक होगा, कोई खर्चा वर्चा मिलेगा हमको? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ डाइवोर्स का सूट फाइल किया है। आपकी पत्नी की तरफ से आपके खिलाफ तलाक का मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जब तक तलाक का मुकदमा निर्णीत ना हो, यानी वो कोर्ट द्वारा निस्तारित ना हो, उसकी डिक्री ना हो, तब तक आपकी पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं। वो इलीगल एक्ट है, अवैधानिक कार्य है। आप अपनी पत्नी के खिलाफ धारा 494 आईपीसी के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं या थाने में मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। इस तरह के एक्ट पे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और ये सेक्शन नॉन वेलेबल प्रकृति का है, यानी अजमानती प्रकृति का है, जिस पर उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है। आपका जहां तक मेंटेनेंस का प्रश्न है या कोई बेनिफिट लेने का प्रश्न है, यदि आपकी वाइफ का कहीं से कोई इनकम का साधन है और आपकी इनकम का जरिया कोई नहीं है,
तो आप भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी कई प्रतिपादित सिद्धांत आए हैं, जिसके अनुसार यदि पत्नी अपने मेंटेनेंस के क्लेम की बात कर सकती है तो पति को भी उसकी अगर यदि आय का कोई जरिया नहीं है तो वो भी अपने भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस में भी डीवी एक्ट में भी आपको राइट है कि आप अपने राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी वाइफ से क्लेम कर सकते हैं न्यायालय के द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ कमलेश जुड़ चुके हैं दिल्ली से, सवाल पूछ लीजिए। धर्मेंद्र जी, हम वापस आते हैं अपने सवाल पर। स्त्री धन के बारे में हम बात कर रहे थे। दर्शकों को स्त्री धन के बारे में बता रहा था कि स्त्री धन और दहेज इन दोनों में क्या अंतर है। स्त्री धन किसी विवाहित महिला के शादी के समय, शादी से पूर्व या शादी के बाद जो भी चल अचल संपत्ति के रूप में धन एकत्रित होता है वो स्त्री धन होता है, जिसमें उसको एब्सोल्यूट राइट होता है, यानी जो टाइटल है वो टाइटल उस वीमेन का एब्सोल्यूट होता है। इसी के साथ साथ जो दहेज है, दहेज एक आपराधिक कृत्य है जिसमें विवाह के समय, विवाह के बाद या विवाह के पूर्व लड़की के ससुराल पक्ष के द्वारा दबाव बना के या किसी अन्य तरीके से किसी धन की मांग की जाती है, वो दहेज की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आईपीसी में 498A के सेक्शन है जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब हम स्त्री धन की अगर बात करते हैं तो सौदाई और नॉन सौदाई। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कमलेश हैं दिल्ली से, सवाल पूछ लीजिए। कमलेश जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। मैडम गुड आफ्टरनून। सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा ना बेटा जी मकान में से हिस्सा ले लिया, उसको ना वो मेरे को खर्चा पानी नहीं देता, मारता पीटता है मेरे को। और मेरी छोटी बेटी भी है, एक बेटा मेरा गायब हुआ पड़ा, परेशान हो रही हूँ। उसको ना मेरे को हिस्सा चाहिए बेटे। जी धर्मेंद्र, देखिए सीनियर सिटीजन के लिए जो स्पेसिफिक एक्ट 2007 में आया, 2007 में आया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग यदि आपका सन, आपका डॉटर, आपकी बहू, आपका दामाद कोई भी आपको प्रताड़ित करता है और आपके मकान में वो जबरदस्ती रहते हैं आपकी इच्छा के विपरीत, तो आपके वेलफेयर के लिए आप अगर यदि कोई लीगल कार्रवाई करना चाहें तो जिले के जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, यानी डीएम को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस एप्लीकेशन में सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके बेटे बेटी को मेंटेनेंस आपका देना पड़ेगा, आपके जो वेलफेयर के लिए और ज़रूरत है वो भी आपको देना पड़ेगा। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन के लिए भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, जिन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके और राइट को कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, वही प्रोसेस आपको बताएंगे। जी हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं कानपुर से, सवाल पूछ लीजिए। तुम लिख लेना। जी हम, हाँ हेलो अजय जी सवाल पूछिए, अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए। टीवी वॉल्यूम धीमा करो। हम ये पूछ रहे हैं जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछें। हमने 2004 में वीआरएस लिया था, ठीक है। तो वीआरएस में हमको सभी बिल वीआरएस भत्ते के साथ मिल जाने चाहिए पुराने, लेकिन हमको वीआरएस का तो भुगतान किया गया जिसमें हमारा जितना भुगतान था उसके पहले हमारा करीब 4 साल का वेतन नहीं दिया था वीआरएस के समय, जबकि पूरा हमको वीआरएस के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि हमने नौकरी छोड़ी थी। अब हमको 2006 तक बार बार मांगने पर सैलरी नहीं दी गई पुरानी वीआरएस के साथ देने वाली, और हमने लेबर कोर्ट में केस किया। तो 2013 में हमारा फैसला लेबर कोर्ट से हुआ, उसमें हमको ब्याज 2013 से देना शुरू किया, जबकि हमारा बकाया 1998 का बकाया 1998 से ब्याज मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने 2004 में वीआरएस लिया था और वीआरएस लेबर कोर्ट ने 2013 से ब्याज देना उसमें लिखा, फिर भी हमको नहीं दिया। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां से हमको 2013 का ब्याज नहीं दिया, भुगतान वेतन हमारा दे दिया गया।
अब हम पुराने 2019 से ब्याज हमको दिया जाना चाहिए था। लेबर कोर्ट के आदेश से हम बहुत परेशान है। इस बारे में बार बार कांटेक्ट करते हैं जो हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट आपकी समस्या बहुत जेन्युइन है। आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो रिट पिटिशन फाइल की है, आप डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट से जो एग्रीड थे, जिस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई, आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में यदि उसके अगेंस्ट में पिटिशन फाइल की है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। और उस ऑर्डर के लाइट में जो भी आपके वीआरएस यानी वीआरएस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एक ऐसा सेटलमेंट है जिसमें संपूर्ण देने चाहिए एम्प्लॉयर को। यदि उन्होंने आपके योगदान का कोई अमाउंट नहीं दिया है तो वो अमाउंट आपका लीगल राइट है, आपको मिलना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो आपने रिट पिटिशन फाइल की है उसमें इन सारे कंटेंट्स को, इन सारे तथ्यों को वर्णित करते हुए अगर आप प्रेयर करेंगे तो आपका 1998 से अब जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है वो इंटरेस्ट देने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के या कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल की थी उसमें अमाउंट जो भी आपको मिलने के लिए फिक्सेशन हुआ है उसके एग्जीक्यूशन की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट में ही कर सकते हैं। दोनों कार्रवाइयों से आपके जो भी समस्या उसका समाधान हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप धर्मेंद्र जी से पूछ सकते हैं। पूजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब आपसे मेरा सवाल है कि मृत्यु से पूर्व बयान का कानून में क्या कुछ महत्व होता है? The concept of dying declaration is based on the presumption that a person who is about to die cannot lie. Therefore, dying declaration is a statement made by a person as to the cause of his death or as to the circumstances of the transaction resulting in death. According to Section 32, Clause 1 of the Indian Evidence Act, the only statement that is given just before the death is a dying declaration. A person who is conscious and knows that the death is about to happen can make a statement about the reason of his or her death, and that will be admissible in the court. If the victim is not able to speak, gestures or signs can be taken as an evidence. Not just words but even gestures are admissible in the court. Dying declaration should generally be in the question answer form. Now the question comes, who should record the dying declaration? Generally, a dying declaration can be recorded by a magistrate or a doctor or a police officer. However, if the dying declaration is recorded by the magistrate, then it will hold more evidentiary value than any other dying declaration. Doctors and police officers are also authorized to record the dying declaration if the magistrate is not present. The court always seeks that the victim was mentally fit while giving the statement. The dying declaration should be taken with precaution and keeping in mind the following points. The victim should be mentally fit to give the statement. A medical certificate should be given by the doctor about the victim's health. Doctor and police officer can record the statement, but it is best if a magistrate records it. For example, in the 2013 Delhi gang rape, 3 dying declarations were recorded. The first was recorded by the doctor when the victim was admitted to the hospital. The second was recorded by a sub-divisional magistrate in which the victim gave exact details of the crime, and the third was recorded by the metropolitan magistrate, and that was generally by way of gestures. In this case, all the 3 dying declarations were recorded by the magistrate and was considered equally important. If the dying declaration is recorded by the medical officer or a police officer, it should be attested by one or more person that is present there. Dying declaration can be recorded in any language. Now comes the question, can FIR be treated